गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सपना ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक्स फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होता है? आप लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिन करिए कि यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ किया है ना, ये बॉक्स को मैंने होल्ड करके रखा है। अब ये बॉक्स को क्योंकि मैंने होल्ड करके रखा है इसलिए बॉक्स नीचे नहीं गिर रहा है। तो क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं है। मैंने भले ही इस बॉक्स को पकड़ के रखा है लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉक्स को कहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि mg जितना फोर्स क्या कर रहा है, ये बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बॉक्स गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसको मैंने पकड़ के रखा है। सो कहना इसे कि मैंने इस बॉक्स को होल्ड करके रखा है। आई एम गोइंग अगेंस्ट टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसके अगेंस्ट इसको होल्ड करके रखी हूँ। ओके, तो इसीलिए ये बॉक्स क्या हो रहा है? नीचे फॉल नहीं हो रहा है। ओके, अभी आप सेकंड इमेजिनेशन कीजिए। ये बॉक्स को क्या होगा अगर मैं नीचे फेंक दूँ? अगर ये बॉक्स को मैं नीचे फेंक दूँगी तो क्या होगा? ये फटाफट नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड पे ये फटक से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी मैंने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होल्ड नहीं किया है, इसलिए वो फ्रीली गिर गया है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे गिर जाता है उसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। यानी कि सिर्फ ये बॉक्स ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे की तरफ फेंको वो तुरंत गिर जाएगा। तो वो तुरंत गिरना किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। इसीलिए वैसे टाइप के फॉलिंग को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। अभी इसके कुछ पॉइंट्स है फ्री फॉल के, क्या है देखिए। जैसे कि ये बॉक्स अभी मैंने जब होल्ड करके रखा था तब इसके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना था इसका? ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में इसका u कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, इसके पास कोई वेलोसिटी अभी नहीं है, ये गिर नहीं रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो फ्री फॉल में हमेशा याद रखेंगे कि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ओके, और जब वो ऑब्जेक्ट को आप नीचे की तरफ फेंकोगे तब उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि एक बॉल को आप बिल्डिंग से फेंको तो वो क्या करेगा? वो बॉल एक स्पीड अचीव करता जाएगा और वो उसका इंक्रीजिंग स्पीड रहेगा जो बढ़ते ही जाएगा। तो फ्री फॉल के कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट्स टू रिमेंबर हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गिर रहा है, और गिर किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g। अभी इसी कंडीशन को हम क्या करेंगे? काइनामेटिकल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी काइनामेटिकल इक्वेशंस कितने होते हैं? 3 काइनामेटिकल इक्वेशंस होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है 9th स्टैंडर्ड में कि काइनामेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि जो फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन है वो हमें क्या शो करता है? वो हमें रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमें शो करता है। और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन शो करता है। और थर्ड वाला वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन शो करता है। अगर ये तीनों इक्वेशन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दिया? 0 रख दिया और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल कर दिया, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? तो मुझे वैल्यू देखिए, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? v इज इक्वल टू जी टी मिलेगा। सिमिलरली सेकेंड में अगर आप u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू g पुट करोगे तो f इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हमें मिलती है। यानी कि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? gt होता है। अब gt में मास तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी नीचे गिरता है तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो उसका जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका वेलोसिटी g पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है।
अभी वही ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब फ्री फॉल से रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से नोटिस कीजिए। इस डायग्राम में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टेरेस पे एक पर्सन है और उस पर्सन ने क्या किया, इस बॉल को ऊपर से थ्रो किया। तो जब इस बॉल को उस पर्सन ने फेंका तो क्या हुआ, ये बॉल का जब ये बॉल नहीं फेंका गया था तब इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। लेकिन जब इस बॉल को फेंका गया तब उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, वो gt हो गया। यानी कि ये 0 नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी अचीव कर रहा है, लेकिन ये नीचे गिर रहा है। तो जब नीचे गिर रहा है वो किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में कुछ शो किया है। तो डॉटेड फॉर्म मैंने क्या शो किया है, इसका क्या मतलब है, तो देखिए हमने पहले ही स्टडी किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहता है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ स्मॉल g और टाइम पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से ये जो बॉल है, मान लीजिए कि बॉल को भी मैंने टेरेस से फेंका और जो फेदर होते हैं उसको भी मैंने टेरेस से फेंका, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बॉल सबसे पहले नीचे गिरेगा और फेदर बहुत टाइम लगाने के बाद वो नीचे गिरेगा। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम है, वो रूम में मैंने बुक ले लिया है और फेदर ले लिया है। अब दोनों को मैंने क्या किया है, ऊपर से साथ में फेंक दिया। तो जब मैं दोनों को साथ में फेंकूंगी तो मुझे डिफरेंस क्या लगेगा कि बुक जो है सबसे पहले गिरता है और फेदर बाद में गिरता है। अब इसका अगर मैं रीज़न पूछूंगी तो रीज़न क्या हो सकता है, नहीं, यहाँ पे रीज़न मास नहीं होगा, इसका रीज़न है एयर रेजिस्टेंस। तो वही हम यहाँ पे समझेंगे कि फ्री फॉलिंग जो होता है ना, फ्री फॉलिंग मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर भी यहाँ पे जो बुक है, जो हमारा बुक था और फेदर था, दोनों के मासेस अलग अलग होने पे इनका जो टाइमिंग है गिरने का वो भी अलग अलग हो जा रहा है। तो इसमें हम मास इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका देखिए, इसका रीज़न है एयर रेजिस्टेंस। तो अब हम इस डायग्राम को समझते, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लोग इसका रीज़न समझेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बास्केट बॉल है। अब ये बॉल जब ऊपर से फेंका गया तो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के स्पीड को अपोज करने का काम करते हैं। यानी कि ये बॉल जो नीचे गिर रहा है ना, इस पर ये बहुत सारे एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। और वो फोर्स इसको लगाकर क्या कर रहे हैं, इसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसके स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेम आइडियोलॉजी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि ये एक बुक है, ठीक है, और ये फेदर है। तो ये बुक जब गिरेगा तो बुक पे भी एयर रेजिस्टेंस लगेंगे और ये फेदर जब गिरेगा इस पे भी एयर रेजिस्टेंस लगेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि बुक का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है और फेदर का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा कम है। और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, यानी कि उस पर अपोजिंग फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। यानी कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और फेदर का सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से इस पे जो अपोजिंग फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ड्यू टू एयर, वो इस पे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस वजह से हमारा जो फेदर है वो आराम से गिरता है और जो बुक है वो तुरंत गिर जाता है। तो सेम चीज़ इस बास्केटबॉल के साथ भी होता है, क्योंकि इस बास्केटबॉल का जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, वो ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस वजह से इस पे एयर रेजिस्टेंस भी क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। और एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगने की वजह से ये बास्केटबॉल जो है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटी लगा रही है जो नीचे की तरफ खींच रही है, और नीचे से एक बॉयंट फोर्स एक्ट कर रही है। और वो बॉयंट फोर्स के साथ और क्या क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। किसकी वजह से, एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इसीलिए अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना तो उसको फ्री फॉल नहीं बोलते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि ये बुक का जो मास है वो ज़्यादा है और ये फेदर का मास कम है। अब यहाँ पे फ्री फॉलिंग मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या हो रहा है कि जब मैंने बुक को और फेदर को साथ में फेंका तो दोनों का जो टाइमिंग था लैंड होने का वो अलग अलग आ गया। और वो अलग अलग आने का रीज़न क्या है, एयर रेजिस्टेंस। ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टेंस
ऑब्जेक्ट इज नॉट डूइंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल एक्चुअल में कहाँ होता है? तो फ्री फॉल एक्चुअल में स्पेस में होता है। यानी उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सैटेलाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं, डूइंग रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। एंड मून ले सकते हैं, मून भी क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब देखिए, जो स्पेस होते हैं ना, स्पेस में एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस एयर रेजिस्टेंस, वहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फिर ऑपोजिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। इस वजह से अगर आप स्पेस में ये बुक और ये फेदर को अगर आप गिराओगे तो दोनों का जो लैंडिंग होगा वो क्या होगा? सेम टाइम पे होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्री फॉल करेगा। तो ये रीज़न है एक्चुअल फ्री फॉल में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, तो क्या होगा? जी पॉजिटिव होगा। कैसे? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, एक तो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में खींचती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। और हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो भी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और ऊपर से ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब दोनों डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो वहाँ पे जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, इट मीन्स फॉलिंग डाउनवर्ड, जी इज गोइंग टू बी टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। अभी देखिए, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूँ, मतलब मान लीजिए बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, लेकिन इस बॉल पे ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, तो मेरा अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है लेकिन ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। सो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जी इज गोइंग टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एज पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ के रखा है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज हम इसको पूरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन करेंगे, इस अजम्पशन को आप ध्यान से अज्यूम करना। सो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को पहले समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये सरफेस है और ये सरफेस पे मैंने बॉल को रख दिया है। अब ये बॉल क्योंकि सरफेस पे है तो इसके पास कोई हाइट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये बॉल का मास कितना है? इस बॉल का मास है 1 kg। और ये क्योंकि सरफेस पे है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, अभी यहाँ पे हाइट कितना है? हाइट 0 है, मास 1 kg है और जी 9.8 है। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, अगर ये फॉर्मूले में मैं ये तीनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि सरफेस पे जब हाइट 0 मीटर होता है तब पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा? 0 होगा, 0 जूल्स होगा। एनर्जी कभी 0 नहीं होती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल एनर्जी कितनी है? 0 जूल है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो बॉल है ना, इसको मैं एक हाइट पे रख देती हूँ। यानी यहाँ पे मैंने एक मान लीजिए टेबल रख दिया है, ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है? ये टेबल है और इस टेबल का हाइट कितना है? 1 मीटर है। तो ये जो बॉल जो सरफेस पे था, अब मैंने उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 मीटर की हाइट पे रख दिया है। तो हाइट इधर मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब इसकी हाइट 1 मीटर है, मास 1 kg है और तो इसका और जी 9.8 है। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा? 9.8 जूल मिलेगा। ओके फाइन। अब चलिए, अब मैंने क्या कर दिया? हाइट को 1 मीटर से हटाकर 2 मीटर की हाइट पे रख दिया। मतलब ये जो बॉल है ना, इसको मैंने 2 मीटर के हाइट पे रख दिया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 मीटर की हाइट पे कितनी होगी? तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है वो कितना मिलता है? 19.6 जूल। तो ये तीनों केसेस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं हाइट को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं और हाइट माउंट एवरेस्ट पे चली जाऊँ या फिर और हाइट इंक्रीज़ करूँ
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, और बढ़ते जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए, एज पर दिस डायग्राम, दिस कॉन्सेप्ट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस, यानी कि जब हाइट बढ़ता है तो साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को माइंड में याद रखिए। अब हम सेकेंड डायग्राम को स्टडी करते हैं। अब ये जो सेकेंड वाला डायग्राम है, इसमें देखिए हम सरफेस पे है जहाँ पे जी की वैल्यू 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हाइट और बढ़ा, मतलब एक हाइट पे चली जाती हूँ, माउंट एवरेस्ट पे चली जाती हूँ, यानी कि सरफेस से मैं 8.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चली जाती हूँ हाइट पे। तो वहाँ पे जाने पे मेरा जो जी का वैल्यू है कितना हो जाता है, 9.8 हो जाएगा। मैं और ऊपर चली जाती हूँ 36.6 किलोमीटर, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 9.77। जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। और मैं हाइट पे चली जाती हूँ 400 किलोमीटर पे, जहाँ पे वेदर सैटेलाइट होता है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होकर 8.7 हो गया। फिर मैं और हाइट पे चली जाती हूँ जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 35,700 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आती है, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे जो मेरा जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो जी का वैल्यू है वो 0.22 पे आ गया है। अब अज्यूम करिए कि ऐसे में हाइट को बढ़ाते बढ़ाते, मतलब और ऊपर जाते जाते मैं एक ऐसे हाइट पे पहुंच गई, मान लीजिए इसको मैं स्पॉट कर देती हूँ ए हाइट, एक ये वाले हाइट पे पहुंच गई जहाँ पे मुझे जो जी की जो वैल्यू है वो 0.2 से क्या मिलती है, 0 मिलती है। यानी कि ये एक ऐसा हाइट है जहाँ पे ग्रेविटी यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। तो वो जो हाइट होता है ना उसको इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी। यानी कि एट इन्फिनिटी हाइट, एट इनफाइनाइट हाइट जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिक्रीज़ होते होते एक मुझे हाइट ऐसा तो ज़रूर मिलेगा ना जहाँ पे वो इतना डिक्रीज़ हो जाएगा कि मुझे उसकी वैल्यू 0 मिल जाए। तो ये वो हाइट है जहाँ पे मुझे जी की वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है। तो इस हाइट को हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट हाइट मानेंगे। अब देखिए जी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है और अगर इस पोटेंशियल एनर्जी में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी की वैल्यू 0, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। यानी कि कहना है इसे, एट इनफाइनाइट हाइट my g is 0, therefore my potential energy is also equal to 0। एक ऐसे हाइट में पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो रहा है। यानी कि इधर देखिए केस उल्टा हो गया। अभी फर्स्ट केस में, फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हाइट हम बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था, यस। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाइट हमने इतना बढ़ा दिया कि इन्फिनिटी पे आ गए जहाँ पे जी हमें 0 मिल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज होने की जगह पे क्या मिल रहा है, 0 मिल गया। तो ये है सेकेंड पॉइंट कि एट इनफाइनाइट हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो ये क्या कंडीशन हो गई यहाँ पे। तो देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि जो ये फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ये जो है इनफाइनाइट हाइट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, हम स्मॉल हाइट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल हाइट यानी कि जितना हमारा अर्थ का रेडियस है बस उतने ही हाइट तक हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। उससे ऊपर गए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वी आर हैविंग अ पॉइंट को स्टडी करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल हाइट। और वो हाइट कैसा होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट जो हाइट है वहाँ पे जी की वैल्यू 0 है। तो अगर हम इनफाइनाइट से कम डिस्टेंस लेते हैं, यानी इनफाइनाइट से कम हाइट अगर लेते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अभी देखिए इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इनफाइनाइट से अगर मैं कम डिस्टेंस लेती हूँ तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तब तो 0 नहीं होगा। तो तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। कितना होगा, नेगेटिव। क्योंकि देखिए फिर से एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो अगर डिस्टेंस हमारा, हाइट हमारा इन्फिनिटी से कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 से कम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हाइट स्मॉलर देन इन्फिनिटी, फॉर दैट हाइट विच इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस
कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ, एंड एच क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ के सरफेस से उसने कितना हाइट अचीव किया है, ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये माइनस, माइनस मतलब हाइट विच इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी इज नेगेटिव, यानी कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इन्फिनिटी पे हमारा जो जी की वैल्यू है वो ज़ीरो रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर हाइट हमारा इन्फिनिटी से छोटा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं रहेगा, कितना रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सो दिस इज़ अ टॉपिक फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. So you have to remember some points that potential energy is equal to mgh. It can be used for very small height approximate radius of the earth. यानी कि mgh जो है वो स्पेस में वैलिड नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के अंदर ही वैलिड है. फॉर स्मॉलर हाइट लेस देन इन्फिनिटी, यानी स्पेस में लेस देन इन्फिनिटी यानी कि स्मॉलर हाइट, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव. अब हम देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है. देखिए ये डायग्राम नंबर 1 को नोटिस कीजिए. मेरे पास ये बॉल है. अब मान लीजिए बॉल को मैंने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया. कितना दे दिया है? अज्यूम करते 2 मीटर पर सेकेंड एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया. तो ये बॉल क्या होगा? इतनी वेलोसिटी लेकर एक हाइट पे जाएगा और जब उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तभी वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है. अब सेकेंड डायग्राम को नोटिस करते कि ये बॉल को अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसका इनिशियल जो वेलोसिटी था ना उसको मैंने बढ़ा दिया. 2 से मैंने उसको कितना बढ़ा दिया? 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया. तो अब ये बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. तो ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद जब इसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? वापस नीचे गिर जाएगा. ठीक है. अभी थर्ड जो डायग्राम है उसमें मैंने क्या कर दिया, और ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, यानी 10 से मैंने उसको 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी पे फेंका ऊपर. तब ये और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, एकदम ऊपर. तब उसका जब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तब वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो ये तीनों में हमने ऑब्जर्व क्या किया कि बॉल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो हाइट है, एक मैक्सिमम हाइट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हाइट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? अचीव करेगा. और जब उसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तब वो वापस नीचे गिर जाएगा. ठीक है. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. अब देखिए, अब इस पे वी नो, हमें क्या पता है? हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है. लेकिन हम यहाँ पे कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पे हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट देता है. यानी ये जो हमारा डायग्राम है, ये बॉल क्या कर रहा है? एक वेलोसिटी अचीव करके हाइट पे पहुंच रहा है. तो यानी वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन कौन सा इक्वेशन देता है हमें? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देता है. तो व्हाट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब देखिए इसमें हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे कि ये बॉल को मैंने क्या किया था? ऊपर फेंका था, यानी कि दिस बॉल इज़ थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू नेगेटिव होती है. ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था. तो देखिए सबसे पहले तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंका है. तो कंडीशन देखिए, v इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. एंड ए की वैल्यू क्या है? माइनस जी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सलरेट कर रहा है ना, और उसको हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है, यानी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड. अपवर्ड में क्या होता है? एक्सलेशन नेगेटिव होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना इनिशियल वेलोसिटी लेने की ज़रूरत है. तो देखिए एज पर द कंडीशन फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा. और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस जी. अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए ये ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस जी इंटू एस.
0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gs। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इज इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर देते तो प्लस हो जाएगा। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट यानी कि s की वैल्यू निकालनी है। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पे जा रहा है मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा है। तो s क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 2g, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए एक हाइट मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम हाइट रहेगा वो कितना रहेगा? u स्क्वायर अपॉन 2g रहेगा। यानी उसका हाइट किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब आइए स्केप वेलोसिटी देखते हैं कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये रॉकेट है, ठीक है। अब ये रॉकेट को मुझे क्या करना है, एकदम हाइट पे भेजना है, स्पेस में भेजना है। तो मुझे इसको एक स्ट्रॉन्ग इनिशियल देना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको एक इतना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे देती हूँ कि ये कहाँ पे पहुँच जाता है, ये एक इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? इन्फिनिटी पॉइंट पे। अब इन्फिनिटी पॉइंट पे यहाँ पे देखिए हाइट एकदम मैक्सिमम हो जाता है। हाइट क्या होता है? बहुत मैक्सिमम होता है। तो इसको मैंने इतना ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया कि अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, इस रॉकेट को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाई, अपनी तरफ खींच नहीं पाई। यूजुअली हम कोई ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं तो वो क्या होता है, वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन मैंने इस रॉकेट को इतना इनिशियल वेलोसिटी दे दिया कि वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पुल नहीं हो पाया, यानी कि इट इज़ नॉट गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो इसने क्या कर दिया, रॉकेट ने अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर गया और एकदम इन्फिनिटी हाइट पे क्या कर गया, पहुंच गया। इन्फिनिटी हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी अपना काम नहीं कर पाएगी, यानी वहाँ पे इस रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी पुल नहीं कर पाएगी। तो कहना इसे कि ये जो रॉकेट है उसने क्या किया, उसने अर्थ की ग्रेविटी को स्केप कर गया। स्केप करना मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को एकदम क्रॉस करके निकल जाना, मतलब इस लेवल पे निकल जाना कि वो जो फोर्स है वो इस पे एक्ट नहीं कर पाएगी। तो इन्फिनिटी पे ये पहुंच गया तो इस पे अर्थ जो है अपना फोर्स नहीं लगा पा रही है। तो अब इन्फिनिटी पे जाने के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी लगी होगी इन्फिनिटी पे जाने के लिए, उसी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VESC। So this is escape velocity, the velocity which is going against the pull of the gravitational force, that is called as escape velocity. So I am hoping कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।